दोस्तों बहरिया टाउन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मार्केट में डिस्कशन रहता है। कुछ लोग बहरिया टाउन के हक़ में बहुत ज़्यादा उनके पास पॉइंट्स होते हैं, कुछ लोग मुखालफत में बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं। तो मेरे इस वीडियो में मकसद ये है कि एक बैलेंस किस्म का एक एनालिसिस पेश कर सकूं कि बहरिया टाउन आज 2022 के साल में अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो आज भी वाइबल है या नहीं है, या क्या क्या मसले मसाइल हैं, या क्या क्या बहुत एडवांटेजेस हैं। इस सब के ऊपर आज मेरी वीडियो है। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल प्रॉपर्टी की दुनिया में आपका खुशामदीद। मैं रोहान सईद। और वीडियो शुरू करने से कबल आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन प्रेस करिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो से आप आगाह होते रहेंगे। बेल आइकन से बेसिकली ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन पे भी हमारी नेक्स्ट वीडियो जो भी आती है वो आपको नज़र आएगी। तो सबसे पहले तो एक तबका हमारे पास एक ऐसा मौजूद है जो कि बहरिया टाउन के लिए बहुत ज़्यादा वो मार्केटिंग करता है, बहुत ज़्यादा वो तारीफ़ों के पुल बांध देता है जायज़ या नाजायज़ स्टाइल में। और एक ऐसा तबका भी मौजूद है कि वो हर तरह से उनकी कोशिश होती है कि बहरिया टाउन की टांगें खींची जाएँ, या मुखालफत या बेजा मुखालफत का सिलसिला जारी रहता है और उसमें भी सिर्फ जज्बाती मामला नज़र आते हैं। तो मेरी कोशिश है कि बिल्कुल एक मुनासिब बैलेंस किस्म का मैं आपको एनालिसिस पेश कर सकूं। सबसे पहले मैं पॉजिटिव पॉइंट्स या एडवांटेजेस की बात कर लेता हूं। तो सबसे पहले तो अगर आप बहरिया टाउन में ऑब्वियसली अगर आप एंटर होते हैं तो एनवायरनमेंट डेवलपमेंट आपको एक आउटस्टैंडिंग नज़र आती है, जो कि कराची की रियल एस्टेट मार्केट में ऐसा पहले कभी भी नहीं था। तो ये बहुत मेजर एडवांटेज है बहरिया टाउन का, और इसमें नो डाउट बहरिया टाउन का बहुत ज़्यादा एक किरदार है कि कराची की रियल एस्टेट इकॉनमी को उसने बिल्कुल एक बदल के रखने में बहरिया टाउन का काफ़ी किरदार है। और अगर आप एंटर होते हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पे वो बहरिया टाउन की डेवलपमेंट देखकर काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। इसका रीज़न ये कि अगर आप दुबई जा रहे हैं या आउट ऑफ कंट्री में कोई भी आप एक डेवलप्ड कंट्री में जाते हैं तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बहरिया टाउन भी दे रहा होता है। इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट स्टेट ऑफ द आर्ट आपको नज़र आती है। जना एवेन्यू जितनी चौड़ी सड़क है, तो मेरे ख्याल से कराची में शायद ही कोई इतनी चौड़ी सड़क होगी। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो लाइफ स्टाइल, अगेन जब डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरनमेंट इतना बेहतरीन है तो लाइफ स्टाइल भी जाहिर सी बात है। थीम पार्क है आपके पास, डेंजू वगैरह, और भी आईफल टावर, और भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आती हैं। तो इसलिए कराची का अगर आप एक तरह से कहें तो पिकनिक स्पॉट भी बहरिया टाउन बन चुका है। ये एक अलग बात है कि बेहतर था या नहीं था, बहरहाल, लेकिन ये पिकनिक स्पॉट के तौर पे भी कराची में एज आ मशहूर हो गया है। एक और जो मेजर प्लस पॉइंट है मैं बहरिया टाउन का समझता हूँ जो है इसका ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम, एक तो बहरिया टाउन जहाँ पे बना है वो एक नेचुरली ऊपर की जगह है। नेचुरली मैं बात कर रहा हूँ, जैसे हमारे कराची में गुलिस्तान जौहर का इलाका है वो नेचुरली ऊपर की जगह पे है। अब डीएचए है वो नेचुरली नशेब का इलाका है, नीचे की तरफ है, तो वो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आपको प्लानिंग की ज़रूरत है। डीएचए के अंदर जब उस वक्त जब वो बन रहा था तो उसकी आप पूरी मास्टर प्लानिंग में बाकायदा ड्रेनेज का जो इंतज़ाम है वो मौसर हो, इफ़ेक्टिव हो, जो कि आजकल आपको नज़र आता है। जो भी बारिश होती है सबसे पहले डीएचए डूब जाता है, और वो डूबता भी है तो 2-2, 3-3 दिन तक के लिए डूबा ही रहता है, और पानी निकालने के लिए मोटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। बहरिया क्योंकि एक अप साइड पर है, ऊपर की तरफ है, तो अगर आप थोड़ा सा भी बेहतर ड्रेनेज सिस्टम रखते हैं या डैम्स ही लोगों ने बनाए हुए हैं तो पानी काफ़ी इफेक्टिवली निकल जाता है, पानी कहीं भी नहीं रुकता। ये काफ़ी प्लस एडवांटेज है बहरिया टाउन के लिए, जिसकी वजह से बहरिया टाउन 2020 में भी काफ़ी हिट हुआ था इसी तरह की बारिशों के बाद। तो ये बड़ा एडवांटेज है बहरिया टाउन के लिए कि इसका ड्रेनेज सिस्टम है वो जाहिर सी बात है अभी तक गुज़श्ता 8 साल से काफ़ी ज़्यादा कामयाबी से बारिशों को, कराची की बारिशों को बर्दाश्त कर रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहा है। तो लोगों की चॉइस, बहरहाल लोग एंजॉय करते हैं बारिशों को वहाँ पे। बहरिया टाउन की मार्केट में जब से एंट्री हुई 2014 से, तो उन्होंने प्राइवेट बिल्डर्स को भी एक कंपटीशन दिया है कि आप भी डेवलपमेंट की तरफ जाएं, ना कि उससे पहले तो प्राइवेट बिल्डर्स का ये हाल था कि प्रोजेक्ट लॉन्च करते थे और कोई डेवलपमेंट सालों साल तक भी कोई इनको फ़िक्र नहीं होती थी, कोई डेवलपमेंट कर दें, कोई इस तरह का सिलसिला हो, इनको कोई फ़िक्र नहीं थी। लेकिन जब से बहरिया टाउन आया है, नो डाउट इसने कंपटीशन दिया है, काफ़ी नए बिल्डर्स भी आए, जीएफएस वगैरह आए हैं और भी बिल्डर्स आए हैं, अलगफूर वाले हैं, इवन डीएचए सिटी को, और जो भी नए बिल्डर्स आ रहे हैं, अगर आप सुपर हाईवे पे देखते हैं काफ़ी सारे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो उन्होंने कंपटीशन का एक मेयार काफ़ी ऊपर किया है नो डाउट बहरिया टाउन ने। और अब बिल्डर्स फोकस करते हैं डेवलपमेंट पे और फोकस करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर दिखाने में, चौड़ी सड़कें, ग्रीनरी और रिक्रिएशनल जो भी वहाँ पे एवेन्यूज़ हैं उसको दिखाने के ऊपर या बनाने के ऊपर, मार्केट करने पर काफ़ी फोकस करते हैं।
जैसे पंजाब में भी मैं देखता हूँ कि कंपटीशन काफ़ी अच्छा है कि प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वो लोग रेडी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली कराची में अभी भी वो उस लेवल का तो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन बहरहाल बहरिया ने कंपटीशन बढ़ाया है और इंफ्रास्ट्रक्चर अब पहले से बेहतर आपको कोई भी नई सोसाइटी जब लॉन्च होती है तो जैसे गौहर भी है या और भी सोसाइटीज़ हैं, तो वो आप कोशिश करते हैं, उनके माइंड में होता है कि अच्छा डिलीवर करना है या बेहतरी अच्छी करनी है। तो ये इनका माइंडसेट अब एक कराची की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में प्राइवेट बिल्डर्स के ऊपर भी प्रेशर आया है। लास्टली स्कीम 33 है या स्कीम 45 है या मलिर मेमन कोर्ट का इलाका है, इसको अगर आप समझते हैं कि ये जो जितना ऊपर गया है उसके ऊपर बढ़ने में बहरिया टाउन का ही किरदार है, मैं ये समझता हूँ। 2014 में जब बहरिया लॉन्च हुआ था उस वक्त स्कीम 33 की इतनी हाई डिमांड नहीं थी, उसी की ही टाइम फ्रेम में ही स्कीम 33 काफ़ी ऊपर गया है, लोगों ने रिहाइश करी है, क्योंकि रीज़न ये था कि बहरिया के करीब था। इसी तरह मलिर का मेमन कोर्ट का जो इलाका है जहाँ पे मलिर टाउन, अल जदीद और भी सोसाइटीज़ ठीक ठाक है, फातिमा ड्रीम सिटी है, इकरा आयशा रेजिडेंशिया है, ये सारे जो लॉन्च हुए हैं ये बेसिकली इसमें किरदार काफ़ी हद तक ये रहा कि बहरिया के करीब हैं, यहाँ से डायरेक्ट रास्ता बहरिया टाउन के लिए निकलता है कराची की तरफ से, अल्टरनेट रास्ता। तो इसमें ये वजह भी स्कीम 45 भी या मेमार के आगे जो भी इससे आबाद हो रहे हैं, तो इसमें काफ़ी हद तक हम इसको कह सकते हैं कि बहरिया की लोगों ने जहन में माइंड रखा हुआ है कि ये बहरिया से करीब हैं और कराची के और बहरिया के दरमियान में आते हैं, तो वो भी उसको आप ऑप्ट करें इस ऑप्शन को, जैसे सादी गार्डन या और भी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। तो इन लोगों के जहन में अब ये ऑप्शन आया जिसकी वजह से लोगों ने हमारे रिहाइश भी करी है और उनकी प्राइसेस भी अब ऊपर गई। तो इसमें भी मैं समझता हूँ कि बहरिया का किरदार नज़र आता है। ये तो मैंने आपको सब अच्छी बातें बता दी हैं। अब आते हैं दूसरी साइड पे कि बहरिया के प्रॉब्लम्स और मसाइल क्या हैं, और वो ठीक ठाक सीरियस मसाइल और प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं समझता हूँ लीगल और लीज़ का जो नंबर है वो नंबर 1 मसला है बहरिया का। अभी तक वो ही झगड़ा रहता है कि क्या एरिया लीगल है, क्या एरिया लीगल नहीं है। बहरहाल एक मैप भी इशू हुआ कि बाउंड्री के पार वाले वो हैं जो कि लीगल नहीं हैं, बाउंड्री से अंदर वाले लीगल हैं, और लीगल वाले भी जो इलाके हैं जो कि बहरिया कहता है कि लीगल हैं, लेकिन उनका कोई लीज़ का सिस्टम अभी तक इशू हुआ ही नहीं है। तो बैंक्स तो लोन दे ही नहीं सकते क्योंकि लीज़ का सिस्टम इशू नहीं हुआ है, तो बैंक्स कैसे लोन देंगे। तो अभी तक इनकी जो लीगल या लीज़ के अतबार से क्रेडिबिलिटी ऑन क्वेश्चन मार्क है। ये आप किसी से भी जो भी सपोर्टर हैं बहरिया के, वो इस बात को मानते हैं कि अगर बहरिया लीज़ होता या प्रॉपर बैंक के लोन्स मिल रहे होते तो बहरिया आज कहाँ से कहाँ होता, और अच्छी खासी हो सकता था कि बेहतर आबादी भी वहाँ पे हो चुकी होती। लेकिन अगेन बहरिया ने इस तरफ कोई फोकस नहीं किया कि लीज़ की तरफ सिलसिला करे और उसको सब लीज़ देने लोगों को शुरू करे। अपने हाथ में सारा कंट्रोल रखा हुआ है क्योंकि इनको बिल्डर ट्रांसफ़र के मद में कमाना है, और बिल्डर ट्रांसफ़र के मद में जब तक वो कमाने के मूड में रहेंगे और एंड यूज़र के लिए वो उसको बात को कंसिडर नहीं करेंगे, तो लीगल वाइज मैं समझता हूँ कि अगर कोई चीज़ की लीज़ नहीं मिल रही है या इस तरह के मामला हैं तो वो एक तरह से मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो हो जाता है। क्योंकि जब से नस्ला टावर और दीगर सोसाइटीज़ के साथ प्रॉब्लम्स आई हैं, तो नस्ला टावर के बाद से लोग अब डिमांड करते हैं कि लीज़ हो, डॉक्यूमेंटेशन सारे कंप्लीट हो, मास्टर प्लान के मुताबिक सारी चीज़ें हों। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मामले में बहरिया ने कोई मदद नहीं करी एंड यूज़र्स के लिए। तो एक बहुत बड़ा जो पोर्शन एंड यूज़र का है वो सिर्फ इस वजह से इन्वेस्ट नहीं करता बहरिया में कि यहाँ पे लीज़ नहीं है, जो कि मैं समझता हूँ कि उनका एक बिल्कुल राइट चॉइस है। क्योंकि अगर लीज़ होगा तो एक लोगों के अंदर अपनी एक जो इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी है वो ज़्यादा आती है। DHA सिटी इस मामले में अलग है, सबको पता है कि वो एक आर्मी का बैक प्रोजेक्ट है, तो जाहिर सी बात है उसमें लोगों को सिक्योरिटी या कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू बहरिया के। दूसरा मैं समझता हूँ कि नेगेटिव पॉइंट ये रहा कि अनफॉर्चुनेटली कुछ अरसे से बहरिया में सिक्योरिटी के कंसर्न्स आने लगे हैं। पीछे की साइड पूरी ओपन साइड है, तो वहाँ से भी गोल्ड वालों की जो एक्टिविटी है वो उसमें कुछ स्नैचिंग के भी इवेंट्स हैं, कुछ चोरी वाले के वाक़यात काफ़ी सारे हो चुके हैं। तो ये इवेंट्स काफ़ी हुए हैं। फिर एक अभी रिसेंटली बहरिया के 6-8 महीने पहले बहरिया की एंट्रेंस में बाकायदा एक हमला हुआ था, वो तो आपको पता ही है, काफ़ी लूटमार मची थी। उस वजह से लोगों का काफ़ी कॉन्फिडेंस शेक हुआ था बहरिया के ऊपर कि जो मेन कंसर्न था, जैसे कराची में भी लोग चाहते हैं कि सिक्योरिटी का एडवांटेज नहीं था और सिक्योरिटी के वाले से काफ़ी प्रॉब्लम्स है कराची के अंदर, तो उन्हें जब वो ऑल्टरनेट बहरिया में नज़र आया तो वो बहरिया में गए। लेकिन जब बहरिया में भी यही प्रॉब्लम्स नज़र आना शुरू हुए तो वो उनके लिए फिर क्वेश्चन मार्क बन गया कि वो बहरिया में सस्टेन करें या रिहाइश करें या नहीं करें। तो उसको मैं समझता हूँ कि बहरिया को अपनी सिक्योरिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी ठीक ठाक तरीके से, जो लोगों का कॉन्फिडेंस है वो बहाल हो। अच्छा, उसके अलावा मेंटेनेंस चार्जेस भी उन्होंने हाई लगा दिए हैं काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा लोग इस पर गुस्से में हैं, नाला हैं कि इतने हाई मेंटेनेंस चार्जेस जो कि रिहाइश पजीर हैं
और उन्होंने बहरिया टाउन में लगाए, तो उसकी वजह से भी लोगों का काफ़ी ज़्यादा एक मूड चेंज हुआ बहरिया के हवाले से और इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी। और इसके अलावा मैं एक और बात ये समझता हूँ कि प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा अनड्यू हाई हो गई थी। ऐसी हो गई थी कि फ़्लैट्स कराची से भी महंगे चले गए थे, ये हालत हो गई थी। तो वो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक अनरियल किस्म की वैल्यू बहुत हाई हो चुकी थी। और क्योंकि यहाँ पे कोई कंट्रोल सिस्टम है नहीं, बहरहाल कंट्रोल सिस्टम के अलावा भी, तो अब वो मार्केट को भी अपने एक डिक्लाइन साइड पे है, इस वजह से कि क्योंकि अब वो अपने पुराने रेट्स पे स्टेबल होने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बिल्कुल अनरियल प्राइसेस चली गई थी और क्योंकि कराची से एक अच्छे डिस्टेंस पर वाक़ है, इस वजह से लोगों को फिर माइंड भी चेंज होना शुरू हुआ, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई सिक्योरिटी मेंटेनेंस के और फिर प्राइसेस भी बहुत हाई हैं, तो फिर लोगों का माइंड चेंज होना शुरू हुआ कि हम कराची में रहकर ही अगर ये प्राइसेस हमें कराची से बाहर भी देनी है तो हम कराची में रहकर ही ये प्राइस देकर रह लें। क्योंकि लास्ट में जो प्रॉब्लम मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि अभी भी बहरिया टाउन जो है वो कराची से एक अच्छे डिस्टेंस पर समझा जाता है जो बहरिया टाउन में लोग रहते हैं, क्योंकि बहरिया का गेट तो एक है, लेकिन आप अंदर कितना रह रहे हैं वो एक अलग डिबेट या अलग क्वेश्चन है। लोगों को 20 मिनट 15 मिनट की ड्राइव करके तो बहरिया के गेट पर आना पड़ता है, फिर वो कराची सुपर हाईवे की तरफ जाते हैं, सुराग बोर्ड या जहाँ भी कनेक्ट करते हैं, लियारी एक्सप्रेस वे कनेक्ट करते हैं। तो एक जो नॉर्मल क्राउड है, अगर वो किसी से मिलने जाना है, कोई शादी में जाना है फैमिलीज़ को, या कोई हॉस्पिटल वगैरह में जाना है, तो उनके लिए पूरा एक सब्जेक्ट है, एक टास्क है कि उस दिन के उनको वहाँ जाना है। अगर आप कराची में हैं, कहीं गुलशन, फेडरल एरिया, जौहर में या बहादुराबाद में, डिफेंस में कहीं भी आप रह रहे हैं, तो आपके लिए कम्यूट करना, आना जाना काफ़ी आसान है। सदर जाना है, कहीं भी जाना है, एयरपोर्ट जाना है, इवन आपको रेलवे स्टेशन जाना है। उसके अलावा फिर आपके पास हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस हैं, 2 या 3 लिमिटेड हॉस्पिटल्स हैं। कराची में आते हैं तो आपके पास जिस भी रेंज में हम हॉस्पिटल चाहते हैं आपको अपने हिसाब से रेंज में मिलता है, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो। स्कूल्स में भी बहुत लिमिटेड ऑप्शन हैं, 2-3 स्कूल्स के अलावा कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे बहरिया के अंदर। यूनिवर्सिटीज़ के मामले में भी यही मसाइल हैं, और कोई अगर जॉब कर रहा है, उसकी कराची में जॉब है, उसके लिए काफ़ी टफ है बहरिया में रहना। तो इस वजह से कराची का क्राउड बहरिया में उसके लिए एक आइडियल नहीं बन सका कराची के क्राउड के लिए, क्योंकि उसके रिश्तेदार कराची के अंदर हैं, उसकी जॉब्स वगैरह, काम, पढ़ाई, हॉस्पिटल्स वगैरह सब चीज़ें कराची के अंदर हैं। तो उसको बहरिया एक आउट ऑफ द वे लगता है। हाँ, घूमने फिरने के लिए अगर आप समझते हैं कि एक एंजॉयमेंट के लिए, एडवेंचर के लिए, वो तो सही है। जो लोग बहरिया में काफ़ी अरसे रहे, साल 1.5 साल रहे, वो एक फैंटेसी जो थी, क्योंकि जब से वो कराची में आना जाना शुरू हुआ तो उनको वो चीज़ हिट करना शुरू हुई कि यार इनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो कब तक सस्टेन कर सकते थे। और जब प्रॉब्लम्स बहरिया ने भी बढ़ाई तो उस वजह से लोगों ने काफ़ी फैमिलीज़ फिर वो वापस भी आना शुरू हुई कराची में, क्योंकि उनको प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ गए थे। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि जैसे अगर मैं एक एलीट क्लास के लिए बात करता हूँ या मिडिल क्लास के लिए भी बात करता हूँ, तो वो हर एक चाहता है कि उनकी गली में या उनके मोहल्ले में या उनके घर में जो गैर मुतालिका लोग हैं, इररेलेवेंट लोग हैं, वो कम से कम आएँ या जाएँ, ज़्यादा कनेक्टेड। वो नहीं चाहते कि हर कोई इसको एक अवामी सड़क के तौर पर इस्तेमाल करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हाल हम सीव्यू पर देखते हैं वही हाल जब बहरिया टाउन का भी होना शुरू हुआ, तो इस वजह से भी संडे को आप जाएँ तो एक बिल्कुल ही एक अलग एक पिकनिक स्पॉट वाला स्टाइल नज़र आता है। तो वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो काफ़ी तंग हो रहे थे, तो वो भी एक रीज़न है। तो ये मैंने सबको आपको अच्छाइयाँ भी बताई हैं, बुराइयाँ भी बताई हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो कि बहरिया बिल्कुल इसको हल कर सकता है, जैसे सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है या मेंटेनेंस चार्जेस के ऊपर जो मसाइल हैं उसको बहरिया बिल्कुल हल कर सकता है। और थोड़ा सा और कुछ बातों में लीज़ के मामले में इसको बेहतरीन वर्कआउट कर सकता है। तो अगर ये चीज़ें बहरिया कवर अप कर ले तो मैं समझता हूँ कि नो डाउट इसको कि दोबारा बहरिया बिल्कुल चल सकता है। लेकिन फॉर द 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, 2023 तक में मुझे बहरिया में तेज़ी नज़र नहीं आने का एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि ये सब मैं नहीं कह रहा, खुद बहरिया में जो लोग बैठे हुए हैं वही आप उनसे भी डिस्कशन करेंगे तो वो भी आपसे यही बातें करेंगे। बहरिया 2 भी एक टारगेट में चल रहा है कि वो लोग माइंड में बनाकर बैठेंगे बहरिया 2 जब लॉन्च होगा तो वहाँ पे हम एक्टिविटी करेंगे भारत। लेकिन ये जो 2-3 मसले हैं ये बहरिया को हल करने पड़ेंगे ताकि दोबारा से कॉन्फिडेंस लोगों का बहाल हो। रिसेंटली दोबारा से एक थोड़ा सा चलना शुरू हुआ कि बहरिया टाउन देखें बारिशों में बहुत ज़्यादा अच्छा इसका ड्रेनेज सिस्टम रहा है। और बाकी जो कराची के मुकाबले में अगर आप डिफेंस, बहादुराबाद या उसका फेडरल एरिया, नॉर्थ कराची का हाल देखते हैं तो वो बहुत बुरे हालात में रहे। तो अगेन लोगों का थोड़ा सा माइंड दोबारा बहरिया की तरफ गया। लेकिन अगेन वही जो 3 मसले मैं आपको बता चुका हूँ, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी और लीज़ का मसला अगर बहरिया हल करता है
तो बहरिया का फ्यूचर मैं बहुत ब्राइट समझता हूँ। जब तक ये मामला हल नहीं करेंगे तो ये नेगेटिविटी मैं समझता हूँ मार्केट के अंदर बहरहाल मुझे लगता है कि रहेगी। और ऊपर से मुल्क की इकनॉमी की और पॉलिटिकल कंडीशन भी मैटर कर रही है बहरिया टाउन के ऊपर, सिर्फ ये मसाइल नहीं है। अगर मुल्क की इकनॉमिकल सूरत हाल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी रहेगी तो हो सकता था कि बहरिया थोड़ा बेहतर परफॉर्म करता, लेकिन फ़िलहाल साल 1.5 साल के लिए मुझे इतने अच्छा आसार नज़र नहीं आते। तो ये एक मेरा पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस था बहरिया टाउन के ऊपर, बहरिया टाउन कराची के ऊपर। आपकी जो भी फीडबैक राय है कमेंट सेक्शन में आप उसका इजहार कर सकते हैं, और अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।